आप लोग अपनी कक्षा 6 में सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं। और इस अध्याय का नाम है द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ यह अध्याय है। और इस अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है। इस कक्षा से पहले इस अध्याय में हम लोगों ने 6 कक्षाएं की है, जिसमें हम लोगों ने जाना है कि जैन धर्म, बुद्ध धर्म, इन सारे चीजों की नींव कहां से रखी गई, हिंदू धर्म में कौन कौन सी विषमताएं थी जिसके कारण से जैन और बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को आना पड़ा, और दुनिया में अलग अलग कोने में और भी बहुत सारे धर्म बने, जिसमें पारसी और अलग अलग धर्मों का नाम आता है। इस अध्याय को अब आगे बढ़ाते हैं और इस कक्षा यानी कि इस अध्याय का कक्षा नंबर 7, जहां पर हम लोग बात करेंगे बुद्ध धर्म के उन सारे पहलुओं की जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में यानी कि अभी तक की कक्षाओं में नहीं किया है। हम लोग पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया PSBI के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार इस चीज को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और यह जो सामने जो स्मार्ट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, यह वही पारस प्रकाशन के पुस्तक का पृष्ठ संख्या 60 है, जो कि आप लोग के सोशल साइंस में पढ़ना है, इतिहास के अंदर पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था बोध गया मंदिर का, जो कि आप लोग को सामने यहां पर दिख रहा है। और हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक हिंदू सिद्धार्थ गौतम जो है वो एक बौद्ध धर्म यानी कि बुद्ध धर्म यानी कि वो गौतम बुद्ध लॉर्ड बुद्ध बन जाता है और बौद्ध धर्म की स्थापना करता है, संस्थापक बन जाता है, और बहुत सारे लोग जो हैं उसके फॉलोअर बन जाते हैं। और कैसे आज बौद्ध धर्म दुनिया का जनसंख्या के अनुसार 5वां सबसे बड़ा धर्म है, और अगर नास्तिकों को हटा ले तो दुनिया का 4था सबसे बड़ा धर्म जनसंख्या के अनुसार बौद्ध धर्म है। पहले नंबर पे ईसाई आते हैं, जो कि लगभग 175 करोड़ के साथ दुनिया में 1 नंबर पर हैं आबादी के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। दूसरे नंबर पे इस्लाम मुस्लिम है, जो कि लगभग 150 करोड़ के साथ हैं। तीसरे नंबर पर नास्तिक हैं, जो 125 करोड़ के लगभग हैं पूरे दुनिया में। हिंदू चौथे नंबर पे है 100 करोड़ जनसंख्या के साथ, और 80 से 90 करोड़ की जनसंख्या जो है वो 5वें नंबर पर बौद्ध धर्म की है। और अगर धर्म की ही सिर्फ बात करें तो अधर्मी यानी कि नास्तिक जो तीसरे नंबर पर है जनसंख्या के अनुसार, उसको हटा देते हैं तो बौद्ध जो है वो चौथे नंबर पर आता है अपने जनसंख्या के अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं उस इंटरेस्टिंग फैक्ट की जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा रोकी थी। यहां पर लिखा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार हैज बीन रिसेंटली ओपन्ड एज एन एजुकेशनल सेंटर अगेन आफ्टर 821 ईयर। 821 साल के बाद नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि भारत के बिहार राज्य में है, वहां पर इस नालंदा विश्वविद्यालय को रीओपन किया गया, यानी कि फिर से खोला गया। तो जब फिर से खोला गया मतलब है कि यह पहले बंद हुआ था। अब इसी की इतिहास की बात करते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में जहां पर रोका था और मैंने कहा था कि अगली कक्षा में आएंगे तो इसी के इतिहास के साथ आगे बढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी, तो हम लोग बात करते हैं अगर भारत की, आप लोगों को पढ़ना भी है यहां पर मुगल शासन और अलग अलग चीजों के बारे में आप लोगों को इतिहास के अंदर पढ़ना भी है, अलग अलग कक्षाओं में पढ़ना है, जहां पर मुगल शासन की भी बात होगी, मुगल शासकों की भी बात होगी, और ईसाई शासक, अंग्रेज शासक की भी बात होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बात होगी। अगर हम देखें तो भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण यानी कि सोने की चिड़िया को लूटने का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रयास जो है, और जिसमें उसको सफलता भी मिली, वो मुगलों की थी, यानी कि शुद्ध रूप से कहें तो वो मुस्लिमों की थी, वो इस्लामिक लोगों की थी, जिन्होंने भारत यानी कि एक वैसे देश पर आक्रमण किया जो कि सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया का मतलब यह नहीं है कि सोने का पंख हुआ करता था और भारत उड़ता था। सोने की चिड़िया का मतलब है यहाँ पर रिसोर्सेज, संपदा, इन सारे चीजों में भारत जो है वो बहुत ज्यादा धनी था। भारत के पास बहुत सारे
संसाधन, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारे रिसोर्सेज थे और अभी भी हैं। तो इसी को लूटने सबसे पहले जो भारत में आए, जब हम लोग मुगल शासन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा पूरा मुगल शासन के बारे में, कैसे अकबर, बाबर, इन सारे का कंसेप्ट आता है, कौन शेरशाह सूरी था, इन सारी चीजों की बात करेंगे। लेकिन यहां पर चूंकि हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जान रहे हैं, जानना है, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं, बात करते हैं मुगल शासन, यानी कि भारत पर जब मुस्लिमों का शासन था, यानी कि इस्लामिक लोगों का जब शासन था, तो भारत का जो सबसे मुख्य स्तंभ था, जो शिक्षा था, उस पर सबसे ज्यादा हमला किया गया। बाकी चीजों को, धार्मिक परिवर्तन और ये सारी चीजें तो धड़ल्ले से हुई ही हुई, लेकिन अगर शिक्षा की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शिक्षा से जुड़ा हुआ यह पहलू है नालंदा विश्वविद्यालय, तो शिक्षा की अगर बात करें तो भारत के शिक्षा को खंडहर में बदलने के लक्ष्य के साथ मुगल जो हैं वो भारत आए थे, या फिर कहें तो मुगल जब भारत आए थे तो उनको लगा था कि भारत की शिक्षा को अगर तोड़ दिया जाए तो भारत पे लंबे समय तक शासन राज किया जा सकता है। और इसी कड़ी में बख्तियार खिलजी नाम का एक इंसान नालंदा विश्वविद्यालय, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, उसके लाइब्रेरी और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया जाता है। बख्तियार खिलजी के आदेश के अनुसार उसको जला दिया जाता है और वो लगभग बहुत समय तक, बहुत महीनों तक वो जलता रहता है। और उसके बाद वो नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी का जो पुस्तकालय, जिसको अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं, वो बाद में एक खंडहर का रूप ले लेता है और वह भारत में एक पर्यटन स्थल बन जाता है खंडहर के रूप में। यानी कि जो भी नालंदा विश्वविद्यालय देखने जाते हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने जाते थे, अभी बहुत समय पहले तक या कुछ समय पहले तक। लेकिन अब जो है वही नालंदा विश्वविद्यालय, वही नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रीओपन करने का प्रयास किया गया और अब वही नालंदा यूनिवर्सिटी के हेरिटेज के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी की फिर से स्थापना बिहार के नालंदा जिले में, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में की गई। और नालंदा जिले का जो हेडक्वार्टर है वो बिहार शरीफ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया गया बिहार में, यानी कि भारत देश के बिहार राज्य में 821 साल बाद, 821 वर्ष बाद, जब वो जला था, जब उसे खंडहर में बदल दिया गया था मुस्लिम शासकों के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा, मुगलों के द्वारा। और आज यह हमारे देश की विडंबना कहें, हमारे देश की राजनीतिक विडंबना कहें, हमारे देश की मानसिक विडंबना कहें कि आज उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर, उसी के बगल में बख्तियारपुर नाम का एक शहर या फिर कहें कस्बा या फिर कहें तो एक गांव अभी भी मौजूद है और लोग अभी भी उसको बख्तियारपुर के नाम से जानते हैं। और वह उसी इंसान का नाम है, उसी इंसान के नाम पर है जिसने उसके बगल में नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर में बदल दिया था। तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग आएंगे। यहाँ पर चूंकि हम लोग को बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ पहलू पढ़ना है, तो बस यहाँ पर इतना इतिहास जान जाते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को मुगल शासन में बख्तियार खिलजी के द्वारा खंडहर में कन्वर्ट कर दिया गया था, के आदेश के अनुसार खंडहर में बदल दिया गया था, पुस्तकालय को जला दिया गया था, जिसको 821 वर्ष बाद, उस समय से 821 वर्ष बाद अब जाकर फिर से पुनः स्थापित, फिर से रीओपन किया गया है। और यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका जिक्र यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा शिक्षण केंद्र है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक नॉलेज का जगह है, एक ज्ञान का स्थल है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 61 पर आते हैं और एक उस चीज की बात करते हैं जो बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि बुद्धिज्म इन चाइना की बात करते हैं। दुनिया का जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो चाइना है। अभी तक पहला था, अभी भी पहला है, बहुत सारे लोग कहते हैं चाइना ही पहला है, लेकिन कहें तो बहुत सारे रिपोर्ट ये कहते हैं कि अब भारत जो है जनसंख्या के आधार पर 1 नंबर पर आ चुका है, चाइना जो है वो 2 नंबर पे आ चुका है।
कुछ लोग कहते हैं कि चाइना अभी भी 1 नंबर पर है, भारत 2 नंबर पे है। जो भी है, 1 नंबर या 2 नंबर, यह यहाँ पर विषय नहीं है। विषय यह है कि हम लोग देखेंगे कि चाइना में बुद्धिज्म का क्या रूप रहा है, बुद्ध धर्म जो है वो चाइना में कैसे अपना प्रभाव डाला और कैसे वो वहां पर आगे बढ़ा। तो अब हम लोग बात करते हैं बुद्ध धर्म का, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए उन सारे पहलुओं का जो कि दुनिया के जनसंख्या के आधार पर प्रथम या द्वितीय देश चाइना से जुड़ा हुआ है। लिखा हुआ है, माओ जेडोंग रेड आर्मी कंट्रोल चाइना इन 1949 एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज बॉर्न। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम लोग पीआरसी कहते हैं, इसकी स्थापना यानी कि ये जो है देश 1949 में बना था। सन 1949, वर्ष 1949 में बना था। किसके द्वारा? तो माओ जेडोंग के द्वारा। माओ जेडोंग की लाल आर्मी के द्वारा, लाल सेना के द्वारा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना सन 1949, वर्ष 1949 में हुआ था। अब यहां पर बात करते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यह आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या होता है। तो चाइना के अनुसार चाइना एक है जो कि चाइना है, जो कि हिंदी में चीन है, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीआरसी है। लेकिन बहुत सारे देश जो कि इस चाइना के थ्योरी का समर्थन नहीं करते हैं और वो एक और देश को मान्यता देते हैं जिसका नाम ताइवान है। तो वहां पर चाइना जो है एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ताइवान जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो ताइवान है जिसकी राजधानी ताइपेई है, और चाइना पीआरसी है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। तो यहां पर 2 चाइना और 1 चाइना पॉलिसी की बात होती है। जो चाइना है और चाइना के जो समर्थक देश हैं वो 1 चाइना की पद्धति पे चलते हैं, कहते हैं कि चाइना एक है, ताइवान कोई दूसरा देश नहीं है। जबकि भारत तो फिर भी चुप रहता है, भारत बीच में रहता है, वो न इसको मान्यता देता है न उसको मान्यता देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ताइवान का समर्थन करते हैं। अमेरिका जो है वो ताइवान का खुले में समर्थन करता है और वो कहता है कि 2 चाइना पॉलिसी है, यानी कि चाइना जो है वो 2 भागों में है। एक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है जिसकी राजधानी ताइपेई है, और एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसकी राजधानी बीजिंग है, जिसको हम लोग सिंपली चाइना कहते हैं। तो चाइना जो है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इन 1950 चाइना इन्वेडेड तिब्बत एंड डिक्लेयर्ड इट टू बी अ पार्ट ऑफ चाइना। 1950 में बना तो 1949 में, और 1 साल में ही वो युद्ध वाले और उन सारे चीजों की स्थिति में चला गया। और यह लाल आर्मी और कम्युनिस्ट कहता है, अपने आप को कहता है कि हम साम्यवादी हैं, हम सब कुछ मिलाकर चलते हैं, सारा कुछ सबों का भला सोचते हैं, और सबसे ज्यादा अतिक्रमण लोगों का और शोषण लोगों का इसी देश में बड़े स्तर पर होता है। तो यह विडंबना है, कहने के लिए दिल में कुछ मन में कुछ जुबान पर कुछ वाली बात चाइना की रहती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इन 1950 वर्ष 1950 में चाइना इन्वेडेड तिब्बत एंड डिक्लेयर्ड इट टू बी अ पार्ट ऑफ चाइना। चाइना ने तिब्बत को कब्जे में ले लिया, यानी कि तिब्बत पर आक्रमण किया। तिब्बत एक देश है, तिब्बत की राजधानी लहासा, तिब्बत एक देश है, और उस देश पर इसने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। यानी कि वर्ष 1950 में तिब्बत जैसा एक देश जो है वो देश की संज्ञा से बाहर निकल जाता है और वह चाइना का हिस्सा, चाइना का एक शहर के रूप में दुनिया को स्वीकार हो जाता है। माओ वाज होस्टाइल टू रिलीजन एंड चाइनीज गवर्नमेंट हैड कंट्रोल ओवर बुद्धिज्म। ये जो माओ था, जो संस्थापक था चाइना का, वो रिलीजन के प्रति, धर्म के प्रति वैसे ही था, और चाइनीज गवर्नमेंट जो थी वो कंट्रोल ओवर बुद्धिज्म, और जो चाइना की सरकार थी वो बुद्धिज्म को यानी कि बौद्ध धर्म को नियंत्रित करे हुई थी। चाहे वो तिब्बत की बात करें चाहे चाइना की बात करें, यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है वो बड़े स्तर पर था, यहाँ पर बड़े स्तर पर इसकी जनसंख्या थी। इन अर्ली ईयर ऑफ माओज डिक्टेटरशिप, माओ के तानाशाह के शुरुआती समय में, आगे बढ़ते हैं, some monasteries and temple were converted to secular use। कुछ मठ और मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया सेकुलर यूज में। मतलब यहां पर कोई बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य नहीं होगा, यहां पर कोई भी आएंगे कुछ भी कार्य करेंगे, यहां पर पूजन पाठन इन सारी चीजों का कार्य नहीं होगा। यानी कि एक सेकुलर सर्वधर्म का एक
जगह बना दिया गया, क्योंकि जो माओ था वो धर्म को नहीं मानता था, वो नास्तिक था। अदर बिकेम स्टेट ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रीस्ट एंड मॉन्क बिकेम द एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट, और बाकी सब जो है वो राज्य नियंत्रित संस्थान बन गए, और जो पुजारी थे और जो जो मठाधीश थे, जो बौद्ध धर्म के जो भी शीर्ष जो पुजारी थे, वो सब एक एम्प्लॉय के तौर पे बन गए, एक कर्मचारी के तौर पर बन गए इन सरकारों के अंतर्गत, यानी कि माओ के डिक्टेटरशिप में। इन 1953 में ऑल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना। 1953 में जितना भी चाइना का बुद्ध था, यानी कि चाइना के जो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म वाले थे, उनको ऑर्गेनाइज इनटू, उन सबको एकत्रित कर दिया गया बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना के नाम से, BAC के नाम से, बैक के नाम से, बाक के नाम से, यानी कि बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना के अंतर्गत चाइना का पूरा बुद्धिज्म, चाइना का पूरा बौद्ध धर्म को नियंत्रित कर लिया गया। आगे, द पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज प्लेस ऑल बुद्धिज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी सो दैट बुद्धिज्म विल सपोर्ट द पार्टी एजेंडा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, कि इन सब को नियंत्रित करके इन सब को एक कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि चाइना की मेन मुख्य पार्टी थी जिसका शासन था, उसके अंतर्गत लाया जाए, ताकि ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी का और उसके एजेंडे का समर्थन करें, मजबूर हों और समर्थन करें। यानी कि साम्यवादी सरकार का जो शासन था चाइना में, उसके अंतर्गत बुद्धिज्म एसोसिएशन ऑफ चाइना को लाया गया, ताकि ये उस सरकार के एजेंडा को सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाएं। आगे, ड्यूरिंग द कल्चरल रिवॉल्यूशन दैट बिगेन इन 1966, Mao's Red Guard damaged the Buddhism institution are still controlled by the government, and the Buddhist Association of China will exist to keep Buddhist in control। अब क्या कह रहा है कि वर्ष 1966 में, 1966 में, ड्यूरिंग द कल्चरल रिवॉल्यूशन, जब वहां पर यानी कि चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, यानी कि यहां पर एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई जो कि सभ्यता से जुड़ा हुआ क्रांति था। वर्ष 1966 में इसकी शुरुआत हुई। माओ की रेड गार्ड, यानी कि जो लाल आर्मी थी, लाल सेना थी, लाल रक्षक थे, लाल इसलिए क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का एक रंग है जो लाल है, इसीलिए हर जगह जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की बात होती है वहां पर लाल 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 सब कुछ लाल होता है। तो इसीलिए माओज रेड गार्ड डैमेज द बुद्धिस्ट, यहाँ पे जो माओ की जो रेड आर्मी थी, जो रेड गार्ड थे, उन्होंने बुद्धिस्ट जगहों को, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जगहों को और बौद्ध लोगों को डैमेज किया, डैमेज करने का प्रयास किया और बड़े स्तर पे नुकसान पहुंचाया। बुद्धिज्म इंस्टीट्यूशन आर स्टिल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, जो बुद्धिज्म इंस्टीट्यूशन थे, जो संस्थान थे, और जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना बना था, ये सब जो थे वो कंट्रोल में थे सरकार के। एंड बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना स्टिल एग्जिस्ट टू कीप बुद्धिज्म इन कंट्रोल, और ये सब जो थे ये सरकार के नियंत्रण में थे ताकि बौद्ध धर्म को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि उस समय चाइना का मुख्य धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था। अभी भी चाइना का जो मुख्य धर्म है वो बौद्ध धर्म है, लेकिन नास्तिकों की संख्या भी चाइना में बहुत ज्यादा है, और चाइना में ही नास्तिकों की संख्या ज्यादा है, जिसके कारण से आज नास्तिकों की संख्या पूरे दुनिया में 125 करोड़ के आसपास है, क्योंकि उसका मुख्य जो स्रोत है वो चाइना है। और बौद्ध धर्म भी चाइना में बहुत ज्यादा है, इसीलिए पूरे दुनिया में यह 5वें नंबर पे, धर्म के आधार पे 4थे नंबर पर आता है, क्योंकि इसका मुख्य स्रोत जो है चाइना है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला या दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। और हिंदू धर्म चूंकि भारत में, और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या या दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, इसलिए हिंदू धर्म की आबादी पूरे दुनिया में, जनसंख्या पूरे दुनिया में 100 करोड़ के आसपास है। तो इस कक्षा में हम लोग इतना ही करते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस चीज को, यानी कि बुद्धिज्म इन चाइना को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे उन सारे चीजों की जो कि चाइना में बुद्ध धर्म के साथ हुआ और अभी भी हो रहा है। और इसके साथ हम लोग और आगे बढ़ेंगे इस अध्याय में और बात करेंगे
क्वेश्चन आंसर की भी, जो कि आप लोगों को इस अध्याय के अनुसार करना है। तो इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में।